यस, तो हम लोग आगे बात करेंगे अब इंटेस्टाइनल जूस की। खाने को हम लोग लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने आपको बाइल का एक्शन बता दिया, सर पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन बता दिया। अब इंटेस्टाइनल जूस पे आते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत तरह के एंजाइम हैं, लेकिन सर इस जूस को पढ़ने से पहले आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि सर पैंक्रियाटिक जूस एक्शन कर चुका है। तो जो आपका प्रोटीन है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड्स। तो जाहिर है इंटेस्टाइनल जूस में डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होने चाहिए। जो आपका कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने वाले इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होने चाहिए। जो आपकी फैट है वो आपकी डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो चुकी है, इवन कुछ तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुकी है। सर उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होने चाहिए। एंड न्यूक्लियोसाइड्स बन चुके हैं तो उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होने चाहिए। बस, तो अब शुरू करते हैं। देखिए सर, जैसे आपने कहा कि सर हमारे पास डाइपेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन को ही पहले देख लीजिए। अगर डाइपेप्टाइड्स हैं तो इनको ब्रेक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए सर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा एंड इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ डाइपेप्टाइडेजेस। तो जाहिर है ये डाइपेप्टाइडेजेस एंजाइम जो है हमारे इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो क्रिप्ट ऑफ लेबर कोने से निकलता है, ब्रूनस ग्लैंड का सिक्रीशन भी उसमें होता है, म्यूकस होता है, वो बातें आपने हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल में पढ़ ली थी। तो खत्म हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। भाई हमें अमीनो एसिड मिल गया ना, और क्या चाहिए आपको। डाइजेशन की प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है कि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हो सकता है। यानी ब्रेकडाउन, मैकेनिकल, केमिकल, एंजाइमेटिक, सर ब्रेकडाउन करिए, लेकिन करके उस फॉर्म में ले आइए जिस फॉर्म में हम एब्जॉर्प्शन कर सकें। सर दूसरा पार्ट जरा देखिए। दूसरा पार्ट हमारे पास था कि हमारे पास डाइसैकेराइडेजेस होंगे, डाइसैकेराइडेजेस। अब इनके बारे में जरा जानेंगे। सर कई सारे डाइसैकेराइडेजेस हैं, जैसे माल्टोज होगा आपके पास डाइसैकेराइड के फॉर्म में, सुक्रोज होगा, लैक्टोज होगा, लाइक दिस। तो इन सब के लिए आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होने चाहिए। माल्टोज के लिए माल्टेज होना चाहिए, सर सुक्रोज के लिए सुक्रेज होना चाहिए, होता है, और लैक्टोज के लिए लैक्टेज होना चाहिए। तो ये जो एंजाइम लिख रहे हैं यही सब इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। जो उसकी चीफ सेल है ज़ाइमोजेन सेल जिसे आप कह रहे थे, इनमें भी सर वही निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो लैक्टोज है, जब ये डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो ये चेंजेस इनटू द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसमें तब्दील होता है। सर सुक्रोज जब कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, और जब माल्टोज कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बात पूरी हो गई। यानी डाइसैकेराइड्स जब डाइजेस्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसैकेराइडेजेस एंड दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मोनोसैकेराइड्स, यानी उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए जिस फॉर्म में इनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब इसमें एक बात थोड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये समझना है कि जैसे ये जो लैक्टेज हम आपको लिख रहे हैं, सर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है सर बहुत सारे लोग हैं जिनमें लैक्टेज कम हो जाता है, और लैक्टेज अगर कम हो जाएगा तो जाहिर है लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम दूध पीते हैं तो बहुत गैस बनती है, पेट फूल जाता है। तो उसकी वजह यही है क्योंकि उनके शरीर में इंटेस्टाइनल जूस में लैक्टेज नाम का एंजाइम बहुत कम है। तो दूध जब पिया, क्योंकि तो मिल्क शुगर है, जब उन्होंने दूध पिया तो उसका लैक्टोज जब वहां पर पहुंचा तो सर वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि एंजाइम बहुत कम था या नहीं था। जब नहीं डाइजेस्ट हुआ तो वहीं पर रह गया, तो फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो CO2 बनेगी, तो पेट फूलना शुरू होगा और गैस बनने लगेगी। तो वही कहते हैं, इसी कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे लोग जिनके पास लैक्टेज एंजाइम या तो ना हो या बहुत कम हो, वो लैक्टोज बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग को क्या सजेस्ट करते हैं, कहते हैं भाई आप दही बना के खा लो।
अगर आप दूध को दही में कन्वर्ट कर दोगे तो सर ऐसा थोड़ी ना उसका लैक्टोज कहीं चला गया। सर दैट पासेस इन द वे। जो लैक्टोज होगा जब वे में चला जाएगा, वे वो पानी वाला पार्ट है, लैक्टोज इसमें चला जाएगा। सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट ही तो कोगुलेट होगा। जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, लैक्टोज वाला पार्ट है, वो पानी के रास्ते बह गया। इसलिए वही लोग जो दूध नहीं खा पाते हैं, दूध खाने में तकलीफ होती है, और जो आपके दूध की प्रिपरेशन है जहाँ प्रोटीन को कोगुलेट करके बनाया जाता है, चाहे छेना की बात कर लीजिए, चाहे दही की बात कर लीजिए, बड़े मज़े से खा लेते हैं। तो लोग कहते हैं वाह भैया वाह, दूध पचाने में दिक्कत है और दही और खींच के खा रहे हो। तो इसीलिए खा रहे हैं आप। तो यस, बिकॉज द लैक्टोज पासेस इन द वे। तो अब हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी पूरा कर दिया। अब जरा फैट वाला हिस्सा देखिए हम। सर फैट वाले हिस्से में जब हम लोगों ने बात की थी तो कहा था कि सर फैट जो हमारे पास है इस जगह पर, तो दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। इन्हीं फॉर्म में तो था, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। तो दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जाहिर है वी हैव एन इंटेस्टाइनल लाइपेज। यहां पर हमारे पास इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है। तो देखिए ये भी हमने पूरा कर लिया। यानी जो पैंक्रियाटिक लाइपेज काम नहीं कर पाया था, जितना हिस्सा रह गया था आपके पास डाई या मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में, जो भी हम कह दें 60 या 70%, इतना ही तो था, क्योंकि लगभग 30 से 40% तो आपने पहले ही काम कर लिया था, वो पैंक्रियाटिक लाइपेज ने कर लिया था। आप एक और बात अच्छी तरह से समझ लें, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो, नहीं पढ़ रहे हैं तो इधर कान बंद कर लीजिए। सो इंटेस्टाइनल लाइपेज इकलौता ऐसा एंजाइम है आपके शरीर का जिसका एक्शन इंट्रासेलुलर होता है। जब मैं आपको अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ाऊंगा तो ये लाइन आपको बेहतर कर दूंगा। लेकिन सिर्फ एक एंजाइम है आपके पास, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो सेल के अंदर काम करता है। मैं आपका पॉइंट नहीं बिगाड़ रहा हूं, जनरल सवाल आएगा, डाइजेशन इज ऑलवेज एक्स्ट्रा सेलुलर, हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, वही करिएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ सवाल आता है क्या कोई ऐसा एंजाइम है, कोई ऐसा फूड है जिसका डाइजेशन क्या हम सेल के अंदर करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। अब अंतिम चरण पे हम आ गए। अंतिम चरण पे हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स थे। न्यूक्लियोसाइड्स, yes, it must be converted into the nitrogenous bases and pentose sugar. Pentose sugar. So that is with the help of nucleosidases. Nucleosidases. तो डाइजेशन की बात पूरी हो गई, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई डाइजेशन होना ही नहीं है। जितना भी डाइजेशन होना था आपने माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक कर लेना है। इसीलिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन को आपने अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया, फैट को आपने फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट को आपने मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर लिया, और न्यूक्लिक एसिड को आपने रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में कन्वर्ट कर लिया। डाइजेशन की प्रक्रिया न सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी ही होती है, बल्कि एब्जॉर्प्शन भी यहीं पूरा हो जाता है। लेकिन चूंकि मैं आपको अभी एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए उस टर्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। फिर खाना लेके आप लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचोगे, खाना ना कहें तो बेहतर है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड कहेंगे, और जैसे ही आप सीकम में पहुंचेंगे सर शब्द बदल जाएगा। वहां पर आप स्टूल शब्द का प्रयोग करने लगेंगे, फीशेस शब्द का प्रयोग करने लगेंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन जैसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। वहां पर आपके पास कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ विटामिन वगैरह की सिंथेसिस करते हैं, पानी का थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, एट लास्ट वो स्टूल जाके रेक्टम में स्टोर होता है, जिसको हम जब ज़रूरत होती है वॉलंटरी रिस्पॉन्स के माध्यम से हम उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एक लिमिट तक वॉलंटरी है, लेकिन फिर भी हम जब चाहते हैं तभी स्टूल पास करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ सीखनी है हम लोग को।
यस, जैसे हम लोग जब यहाँ से कह रहे हैं कि माउस से लेकर हमने शुरू किया था और ऐसे कई जगह से गुजरते गुजरते हम लास्ट में एनस तक पहुंच जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में, डाइजेशन की प्रक्रिया में, हमें ऐसा लगा कि सिर्फ एंजाइम का रोल है, बट ऐसा नहीं है। कई सारे हार्मोन्स भी हैं जो यहाँ पर मदद करते हैं। तो ये दोनों मिल करके इस काम को देते हैं। इवन प्लस पेरिस्टाल्सिस का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है, तभी हम डाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। अगर खाना आगे सरके ही ना तो सर खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। अब वहाँ नहीं जाएगा तो फिर और आगे नहीं सरकेगा, उसमें प्रॉपर एंजाइम की मिक्सिंग नहीं होगी, तो डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए इनको भी जानना ज़रूरी है। भाई इनको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पेरिस्टाल्सिस को LML और CML का कंट्रीब्यूशन है। CML और LML यही दोनों मिलके कर रहे हैं। एंजाइम के बारे में मैंने आपको अलग अलग बॉडी पार्ट ने बता दिया। हार्मोन्स को जान लें। हार्मोन्स में सबसे पहले जानना ज़रूरी था कि सर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन है सिक्रीटिन। इनका जिक्र आपके टेक्स्ट बुक में नहीं किया गया है, लेकिन जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो एक लाइन में एक सरपट बता दिया गया। लेकिन यहाँ बहुत ठहराव देकर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ठहराव देकर नहीं सुनेंगे तो ये क्वेश्चन जितनी बार एग्जाम में आया उतनी बार गलत होगा। सिक्रीटिन जो हार्मोन है उसका काम दो है। सबसे पहला काम, या दोनों काम कह लीजिए एक साथ, ये पैंक्रियाटिक यानी पैंक्रियास पर भी एक्शन करता है और सर लिवर पर भी एक्शन करता है। एक साथ सिक्रीटिन दो जगह पर एक्शन करता है और दोनों जगह से एक ही ख्वाहिश वो रखता है कि सर पैंक्रियास से हमारे पास सर म्यूकस निकल आए ढेर सारा, और उससे भी ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट निकल आए। सेम यहाँ भी वही ख्वाहिश रखता है कि सर म्यूकस निकल आए और सोडियम बाइकार्बोनेट निकल आए। तो पैंक्रियाज से म्यूकस और सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, और इनसे भी सर इन दोनों में अहम बात ये है और पर्पस दोनों का एक है, एंड दैट इज ए न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम। जो हमारा एसिडिक काइम है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि जब तक आप इसे न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी एंजाइम हैं वो सब अल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में करते ही नहीं। जब ये काम हो जाएगा तब आपके पास दूसरा हार्मोन चाहिए होगा, दैट इज CCK-PZ। पूरा नाम है इनका कोलेसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन। तो जो कोलेसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन है, इनके काम जान लें। ये सर भी पैंक्रियास पे एक्शन करते हैं और गॉल ब्लैडर पे करते हैं, डिफरेंस देखिएगा। लेकिन इस समय जब पैंक्रियास पर एक्शन करते हैं तो इनसे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। इस समय जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, इनसे स्टोर्ड बाइल निकलता है, और स्टोर्ड बाइल में बाइल सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्ट बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सॉल्ट बोले तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, और इस तरह से ये डाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यानी सिक्रीटिन माकूल इन्वायरमेंट बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो खाना आया है वो उस मीडिया के अनुकूल हो जाए, ताकि डाइजेशन की प्रक्रिया को कर सकें, और CCK-PZ जो है उस जगह पर डाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है। सिर्फ दो ही हार्मोन नहीं है, और भी हार्मोन हैं। जैसे नेक्स्ट हार्मोन की अब हम लोग बात करें, सिक्रीटिन और CCK-PZ के बाद एक नाम आता है इंटरोगैस्ट्रोन। इंटरोगैस्ट्रोन
ये स्टमक पर एक्शन करता है, निकलता ये हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन से है, लेकिन निकल करके ये सर जाता है स्टमक के ऊपर और स्टमक से गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिक जूस या HCl जो आप कह लें, उसका सिक्रीशन इनहिबिट करता है। ऐसे एक अगला आपके पास हार्मोन है इंटरोक्राइनिन। इंटरोक्राइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही निकलता है और क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहने पे काम करता है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहने, और इनसे इंटेस्टाइनल जूस निकालता है। ऐसे एक हार्मोन और है आपके पास, दैट इज ए विलिकाइनिन। ये विलाई का मूवमेंट कराता है, जिससे विलाई थोड़ा हिलता है तो एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाता है। जैसे चाय अभी आप छानते हो या चाय डालते हैं तो छनती है, लेकिन अगर आप छन्नी ऐसे ऐसे हिलाते रहो तो बेहतर छन जाती है। सेम वही विलिकाइनिन है। ऐसे एक नाम और है आपके पास हार्मोन का, दैट्स सोमैटोस्टैटिन। कहीं भी सोमैटोस्टैटिन पढ़िएगा, कई जगह से निकलता है। पैंक्रियास का भी हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलता है। तो जब भी सोमैटोस्टैटिन निकलेगा उस जगह पर सिक्रीशन को कम कर देगा, उस जगह पर पेरिस्टाल्सिस को धीमा कर देगा। तो हालांकि मैं इन चारों हार्मोन का जिक्र ही नहीं करना चाहता हूं, मैं तो इन्हीं दो हार्मोन की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बात बोली ना कि सर हार्मोन भी चाहिए हमको। तो ये हार्मोन, दो हार्मोन है जिनका बड़ा ज़बरदस्त रोल है फॉर द फेवर ऑफ डाइजेशन। इससे इस डाइजेशन की प्रक्रिया में आपने देखा पेरिस्टाल्सिस के साथ साथ कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो अलग अलग माध्यम में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक हार्मोन हो या इंटेस्टाइनल हार्मोन हो, जो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में निकलते हैं एज पर डिमांड, तब डाइजेशन की प्रक्रिया बेहतर हो पाती है। इनमें कहीं भी कुछ डिस्टर्बेंस आएगा तो जाहिर है हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इनडाइजेशन एक नया शब्द आएगा, यानी जहां पर डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। यस।